हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्न एसबीसी क्लासेस। आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर सिनेरियो के बारे में बता देना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 2 प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आने वाले टॉपिक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करने वाले हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग के कुछ एल्गोरिथम को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जितने भी एल्गोरिथम हैं हम उनको आने वाली वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही वीडियो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में बनाया था, जिसमें हमने बताया था एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं जिसका अराइवल टाइम लेसर होता है, यानी कि जो सबसे पहले रेडी क्यू में अराइव हुई रहती है। तो उस वीडियो में हमने देखा था एक ऐसी प्रोसेस को एग्जांपल जिसे केवल सीपीयू का टाइम रिक्वायर्ड था एग्जीक्यूट होने के लिए। बट हम जानते हैं कि कुछ ऐसी भी प्रोसेस होती हैं जिनको कुछ अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वायर होता है, फिर वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तक आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, यानी देन वो फिर सीपीयू पर एग्जीक्यूट होती है। मतलब कि जो हमने पहला वीडियो देखा था एफसीएफएस के बारे में, उसमें हमने सिंपल टाइप ऑफ प्रोसेस को लिया था जिसे केवल सीपीयू का टाइम रिक्वायर्ड था सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। बट आज की इस वीडियो में हम उन टाइप ऑफ प्रोसेस को देखने वाले हैं जिनको कुछ अमाउंट ऑफ टाइम पहले सीपीयू पर एग्जीक्यूट होना होगा, फिर कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो जाएंगी आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, देन वो वापस रैम में आएंगी आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद, फिर कुछ अमाउंट ऑफ टाइम लेंगी सीपीयू पर एग्जीक्यूट होंगी, तब जाके फाइनली उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। तो आज के इस प्रॉब्लम को हम गैंट चार्ट की मदद से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि गैंट चार्ट में टाइम जो है वो 0 सेकंड से स्टार्ट होता है। तो अब हमें देखना है कि 0 सेकंड तक कितनी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुकी हैं। तो देखिए 0 सेकंड पर 3 प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुकी हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी मल्टीपल प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं जिसका प्रोसेस आईडी लेसर होता है। तो सिंपली P1 का प्रोसेस आईडी लेसर है तो हम P1 को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए P1 को हमें देखना है कितना अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वायर्ड है। तो देखिए P1 को 5 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। हालांकि अगर हम टोटल रिक्वायरमेंट कितना है प्रोसेस P1 का सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए देखें तो वो 9 सेकंड है। मतलब जो प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम है वो 9 सेकंड है, लेकिन 9 सेकंड को 2 पार्ट्स में एग्जीक्यूट करेगी। वो पहले 5 सेकंड के लिए सीपीयू पर एग्जीक्यूट होगी, फिर 11 सेकंड के लिए आई ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, फिर 4 सेकंड सीपीयू पर एग्जीक्यूट होगी। तो P1 प्रोसेस को पहले कितना टाइम रिक्वायर्ड है 5 सेकंड का, तो सिंपली हम इसे 5 सेकंड तक सीपीयू असाइन कर देंगे और प्रोसेस P1 5 सेकंड तक अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगी, आधे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगी। जैसे ही 5 सेकंड एक्सपायर होगा, अब प्रोसेस P1 को प्रीएम्प्ट होना है, प्रीएम्प्ट होकर जाना है वेटिंग ब्लॉक में, जहाँ उसे 11 सेकंड तक अपने आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। देखिए अगर प्रोसेस P1 मान लीजिए 10:05 तक सीपीयू से बाहर होती है और उसे 11 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो कितने सेकंड पर वापस रेडी क्यू में अराइव होगी सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। P1 विल बी बैक एट 5 सेकंड पर जा रही है, 11 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो 16 सेकंड पर बैक होगी वापस रेडी क्यू में। 16 सेकंड पर वापस आएगी रेडी क्यू में, फिर अपने आधे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके फाइनली अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। प्रोसेस P1 चली गई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करना है सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए। तो P2 P3 का अराइवल टाइम भी सेम है, तो सिंपली हम P2 को सिलेक्ट करेंगे सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने के लिए, और P2 प्रोसेस को भी 10 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है। मतलब P2 प्रोसेस 5 सेकंड से अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगी और 10 सेकंड का टाइम लेगी सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। 10 सेकंड का टाइम लगेगा उस प्रोसेस का आधा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो वो 15 सेकंड पर अपने आधे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेंगे। फिर प्रोसेस P2 भी 15 सेकंड के लिए जाएगी अपने आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। P2 कब बैक होगी वापस रेडी क्यू में सेकंड 15 सेकंड पर ये जा रही है, 15 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है, फिर 30 सेकंड पर P2 प्रोसेस बैक होगी। नेक्स्ट अब हमारे पास देखना है 15 सेकंड तक कितनी। तो देखिए P1 प्रोसेस 16 सेकंड पर रेडी क्यू में आएगी और P2 30 सेकंड पर। अब हमारे पास एक ही प्रोसेस बची हुई है P3, तो हमें सिंपली P3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। देखिए P3 प्रोसेस को कितना टाइम रिक्वायर्ड है सीपीयू का, तो P3 प्रोसेस को 2 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है, तो 15 सेकंड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी और अब 17 सेकंड पर अपने आधे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगी। फिर P3 प्रोसेस को भी 3 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो P3 प्रोसेस भी 17 सेकंड पर सीपीयू से बाहर होगी और 3 सेकंड तक आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी और 20 सेकंड पर वापस जो है रेडी क्यू में अराइव हो जाएगी अपने आधे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। देखिए टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 17 सेकंड, मतलब कि 10, अब जनरली ऐसे कंसीडर करिए 10:17 हो रहा है।
सो देखिए 17 सेकेंड तक कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है रेडी क्यू में, P1, क्योंकि P1 का अराइवल टाइम क्या है 16 सेकेंड, मतलब P1 जो है 16 सेकेंड पर वापस अराइव होगी CPU पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सिंपली अब हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को अब कितना टाइम रिक्वायर्ड है 4 सेकेंड का, तो 17 सेकेंड से P1 जो है अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगी, 4 सेकेंड का टाइम लेगी और 21 सेकेंड पर अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगी। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि 20 सेकेंड तक कितनी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुकी है। तो देखिए 20 सेकेंड तक P2 प्रोसेस जो है 30 सेकेंड पर अराइव होगी और P3 प्रोसेस 20 सेकेंड पर, मतलब कि जाहिर सी बात है P3 प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुई है तो अब हम P3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। P3 प्रोसेस को टाइम रिक्वायर्ड है 5 सेकेंड का, तो 21 सेकेंड से स्टार्ट करेगी और 26 सेकेंड पर अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगी। सो अब जो है फाइनली P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और P3 प्रोसेस का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने पहले प्रोसेस P1 को 5 सेकेंड के लिए CPU पर एग्जीक्यूट किया, फिर 11 सेकेंड तक वो आई ऑपरेशन परफॉर्म की, फिर जो उसका बाकी रिक्वायर्ड टाइम था 4 सेकेंड वो CPU पर एग्जीक्यूट हुई। सो फाइनली P1 और P3 प्रोसेस रेडी क्यू से बाहर हो चुकी है, यानी कि इनका पूरा का पूरा कंप्लीशन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अभी टाइम हुआ है 26 सेकेंड और हमारे पास प्रोसेस कितनी है, प्रोसेस एक भी रेडी क्यू में नहीं है। क्यों? क्योंकि P2 प्रोसेस जो है वो 30 सेकेंड पर अराइव होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 26 सेकेंड से 30 सेकेंड तक CPU क्या करेगा, CPU कुछ नहीं करेगा, CPU आइडल रहेगा, क्योंकि CPU के पास कोई प्रोसेस नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो 26 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच CPU आइडल रहेगा, कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे ही 30 सेकेंड पर P2 प्रोसेस वापस आएगी, CPU P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और P2 प्रोसेस को कितना टाइम रिक्वायर्ड है 5 सेकेंड का, तो वो 5 सेकेंड का और उसको टाइम रिक्वायर्ड है, तो 35 सेकेंड पर P2 प्रोसेस भी अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा। सो FCFS प्रोसेसिंग हैविंग CPU एंड IO टाइम को हमने सक्सेसफुली गैंट चार्ट की मदद से FCFS शेड्यूलिंग को यूज़ करके सॉल्व कर दिया है। अब हमारा टास्क क्या है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए कंप्लीशन टाइम P1 प्रोसेस का क्या है, P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है 5 सेकेंड, नहीं, हमें एकदम लास्ट P1 प्रोसेस कब एग्जीक्यूट हुई थी उसके राइट हैंड साइड में देखना है। तो देखिए लास्ट टाइम P1 प्रोसेस यहाँ एग्जीक्यूट हुई थी और इसके राइट हैंड साइड में क्या है 21 सेकेंड, तो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम 21 सेकेंड हो जाएगा। फिर देखिए P2 प्रोसेस लास्ट टाइम कब एग्जीक्यूट हुई थी, तो P2 प्रोसेस लास्ट टाइम 35 सेकेंड पर एग्जीक्यूट हुई थी, तो कंप्लीशन टाइम इसका 35 सेकेंड हो जाएगा। और P3 लास्ट टाइम कब एग्जीक्यूट हुई थी 26 सेकेंड पे, तो 26 सेकेंड इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 21 सेकेंड और अराइवल टाइम है 0 सेकेंड, मतलब प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम है 21 सेकेंड, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम के। P2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम 35 सेकेंड और अराइवल टाइम भी आपका 0 सेकेंड है, तो ये भी 35 हो जाएगा 26, और P3 प्रोसेस का अराइवल टाइम भी 0 सेकेंड, तो टर्न अराउंड टाइम 26 सेकेंड। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हम क्या कहेंगे, बर्स्ट टाइम हम किसको कहेंगे, तो CPU के दोनों कंबाइंड टाइम को, मतलब CPU को कितना टोटल कितना CPU पर रिक्वायर्ड है टाइम, तो 5 सेकेंड और 4 सेकेंड, टोटल 9 सेकेंड का टाइम रिक्वायर्ड है। तो टर्न वेटिंग टाइम का फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 21 में से बर्स्ट टाइम 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 13 सेकेंड। नेक्स्ट P2 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 35 सेकेंड और इसको कितना टोटल टाइम रिक्वायर्ड है CPU का, तो 10 सेकेंड और 5 सेकेंड 15 सेकेंड 20 हो जाएगा, तो P2 प्रोसेस का वेटिंग टाइम हो जाएगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम टोटल कितना है 5 to 7 सेकेंड और इसका टर्न अराउंड टाइम है 26 सेकेंड, तो इसका वेटिंग टाइम हो जाएगा 19 सेकेंड। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस गेट CPU फर्स्ट माइनस अराइवल टाइम। प्रोसेस P1 CPU को कब मिली, तो 0 सेकेंड पर प्लस उसका अराइवल टाइम क्या था 0 सेकेंड, तो रिस्पॉन्स टाइम प्रोसेस P1 का 0 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट P2 प्रोसेस CPU को कब मिली 5 सेकेंड पर और इसका अराइवल टाइम क्या था 0 सेकेंड, तो 5 माइनस 0 5 सेकेंड हो जाएगा P2 प्रोसेस के लिए। और P3 प्रोसेस कब मिली CPU को पहली बार 15 सेकेंड पर, जबकि उसका अराइवल टाइम क्या था 0 सेकेंड। सो उस P3 प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा दैट इज़ 15 सेकेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द FCFS प्रोसेसिंग हैविंग विथ CPU एंड IO टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।